हाँ भाई बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। जैसे कि हमने जाना था एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो मैंने आप लोगों से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, और उस क्वेश्चन का मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है। तो जल्दी से जाइए कि क्या क्वेश्चन था और उसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि ये आपका सही आंसर होगा तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या मिलेगा बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, तो एंगुलर वेलोसिटी के बाद दिमाग में सबसे पहला सवाल यह था, क्या सर एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करता है? जवाब है बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम लीनियर एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। बहुत आसान है कि अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे कि लीनियर एक्सेलरेशन की, तो बहुत आसान तरीके से एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन पहले समझेंगे। उससे क्या समझेंगे हम? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को भी समझेंगे। तो अभी क्या समझने जा रहे हैं हम? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। और बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? मान लीजिए पहले लीनियर एक्सेलरेशन को हम याद कर दें और उसी से समझेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी t1 टाइम पर जो वेलोसिटी थी ना, v1 वेक्टर थी। t2 टाइम पर जो इसकी वेलोसिटी हो गई, v2 वेक्टर हो गई। तो जो इसका एवरेज एक्सेलरेशन रहा t1 से t2 के बीच में, वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर, एंड डिवाइडेड बाय कितने टाइम में? डेल्टा t, दैट इज v2 वेक्टर माइनस का v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस का t1। एकदम सिंपल बातचीत, यही हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में, इस सर्किल पे ऑब्जेक्ट चल रहा है बच्चे, और किसी टाइम t1 पर मैंने देखा, तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो इस तरीके से दिखाऊंगा। इस तरीके से चल रहा है, राइट हैंड रूल का यूज करते मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। तो ओमेगा 1 वेक्टर यहां आ गया। कुछ टाइम t2 बाद मैंने इसे दोबारा चेक किया, इसकी स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो इसकी एंगुलर जो वेलोसिटी थी वो बढ़ चुकी थी, सेम पाथ पर चल रहा था, सेम डायरेक्शन में चल रहा था मान लीजिए, और एंगुलर स्पीड बढ़ गई थी, या मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया था। तो ये अब वेक्टर की लेंथ भी बढ़ जाएगी यार बच्चे। तो क्या होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन? तो एंगुलर एक्सेलरेशन, या मैं कहूं अच्छा शब्द, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू होगा ओमेगा 2 वेक्टर माइनस ओमेगा 1 वेक्टर। और कितने टाइम इंटरवल में ये घटना घटित हुई? t2 माइनस t1। सो दिस इज द एवरेज एंगुलर acceleration. So what is the angular acceleration? It is the rate of change of angular velocity to the with the time. ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम, समय के साथ यानी कि टाइम के साथ किस रेट से हमारा ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये हमें बताता है क्या? अल्फा बताता है। ठीक, इसे हमने क्या कहा बच्चे? इसे हमने कहा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं बात करूं आपसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। बहुत आसान, अगर मैं इस टाइम इंटरवल को, जो ये मेरा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा कर दूं, तो मेरे को मिल जाएगा क्या चीज? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारे डिस्कशन हम काइनेमेटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली अगर इंस्टेंटेनियस की बात हो रही थी, इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है भाई। क्या आ गया? ये वाला टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया, dt टाइम इंटरवल हो गया, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी डिफरेंशियल एलिमेंट में हो गई, वेरी स्मॉल हो गई, और इन दोनों का रेशो ही मेरा क्या होता है बच्चे? ये होता है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वाला। तो इसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बेटा ये आपका इंस्टेंटेनियस आ गया। और देखते हैं कि क्या हो सकता है। और अल्फा इज इक्वल टू, बेटा कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, डी ओवर डी टी, और ओमेगा याद करिए हमने क्या पढ़ा था? डी थीटा बाई डी टी। तो आप ध्यान से देखिए, जो आपका ये है ना, इसका थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। थीटा का कितना बार डिफरेंशिएशन? 2 बार डिफरेंशिएशन। जब 2 बार डिफरेंशिएशन होता है तो क्या उसको इस तरीके से भी लिख देते हैं?
ये हो गया आपका अल्फा। तो अल्फा वेक्टर कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। और जानते हैं अल्फा के बारे में, तो बेटा अल्फा वेक्टर आपका क्या है, दैट इज डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी। कुछ और काम करें बहुत आसानी से, तो देखिए मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने डी थीटा यहाँ लिखा, वेक्टर नहीं लगा रहा, डी थीटा यहाँ लिखा और डी थीटा यहाँ लिखा, और डी ओमेगा बाई डी टी, कोई चेंज नहीं है, सेम बात है। अब मैंने डी टी को इधर ले आया और डी थीटा इधर ले गया, तो क्या हो गया, तो ये हो गया डी थीटा बाई डी टी एंड डी ओमेगा वेक्टर बाई डी थीटा। सिंपल बातचीत। अब देखो थोड़ा सा और देखो, ये क्या हो गया, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा वेक्टर, या ओमेगा सिंपल लिख सकते हैं, और ये डी ओमेगा वेक्टर बाई डी थीटा। तो बेटा ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि क्या है अल्फा। अल्फा क्या है कि किस रेट से हमारी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये अगर जानना है तो ये हमें बताएगा अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जितने टाइम इंटरवल में ये चेंज हुआ, तो मुझे कौन सा अल्फा मिलेगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। अब अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इसी टाइम इंटरवल को बहुत स्मॉल कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है कौन सा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारी बातचीत एंगुलर एक्सेलरेशन की थी। अब इसके नोट्स भी तो लिखने होंगे ना, चलो नोट्स देखते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड एट टाइम t1 t2 देन द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अल्फा एवरेज, जिसको इसी तरीके से मैंने ये बनाए है ना, इसी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा ओमेगा विच इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट इज द टाइम इंटरवल। आइए आगे बातचीत देखते हैं भाई। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, डेफिनेटली भाई इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। वही बात कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा ले लूं तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी भी बहुत छोटी हो जाएगी, और डी ओमेगा बाई डी टी ही हो जाएगा मेरा उस टाइम इंस्टेंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इसके डिफाइन करना है तो इस तरीके से बोलते हैं, इट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे, वो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर भी आपके नोट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सारी बातचीत हो गई हमारे अल्फा की वैल्यू की। अब अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, क्या अल्फा ओमेगा की डायरेक्शन में होगा, थीटा की डायरेक्शन में होगा, कहाँ होगा, तो इसको जानते हैं कि अल्फा हमारा कहाँ होगा। तो डेफिनेटली जैसे कि बच्चों मैं बात कर रहा हूं, केवल इस बात को याद रखिएगा, मैं सिंगल जो मेरा ऑब्जेक्ट है सिंगल प्लेन में चल रहा है, 3D की बातचीत नहीं है यहां पर, याद रखिएगा 3D की बातचीत नहीं है। ऑब्जेक्ट एक प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसी प्लेन में रह रहा है, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन प्लेन छोड़कर नहीं जा रहा, प्लेन वो वाला प्लेन नहीं है, ठीक है। एक ही प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, याद रखना ये बात। चलो क्या है डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देता हूं, जब तक आप इसे नोट करो मैं आया। तो बच्चों अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये जानना चाहते हो ना, बहुत आसान है, ध्यान से समझो कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, एक प्लेन में ऐसे चल रहा है, और टाइम के साथ टाइम के बढ़ने पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, तो अगर टाइम के साथ इसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक, तो उस समय जो अल्फा की डायरेक्शन होगी, अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, किसकी डायरेक्शन में होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा मेरा ओमेगा की डायरेक्शन में होगा। किसकी डायरेक्शन में होगा, इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ओमेगा वेक्टर। तो अगर मेरा जो ओमेगा वेक्टर यहाँ है तो डेफिनेटली अल्फा वेक्टर भी इसके पैरेलल होगा और ओमेगा वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। कंडीशन क्या है, याद रखिएगा, कंडीशन बच्चे ये है कि
टाइम के साथ मेरा ओमेगा इंक्रीज कर रहा हूं। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट यूं चल रहा होता तो ये कौन सा सेंस था? ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस था। अगर ऑब्जेक्ट मेरा क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा होता तो सेम प्लेन के अंदर, तब अल्फा की डायरेक्शन क्या होती? तो कोई घबराने की बातचीत नहीं है बेटा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा होता क्लॉकवाइज सेंस में तो उस समय मेरा ओमेगा नीचे की तरफ होता और ओमेगा वेक्टर अगेन इज इंक्रीजिंग। ओमेगा वेक्टर इंक्रीज होने का मतलब मेरा क्या है? ओमेगा वेक्टर की लेंथ बढ़ रही है, यानी कि मैं बातचीत कर रहा हूं यहां पर मैग्नीट्यूड की, यानी कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड मेरा टाइम के साथ बच्चे इंक्रीज कर रहा है। तो अगेन अल्फा वेक्टर भी मेरा नीचे की तरफ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं ओमेगा वेक्टर इंक्रीज करने का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, एंगुलर स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है। तो जो अल्फा वेक्टर है वो एंगुलर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि मेरा ओमेगा टाइम के साथ घट रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ओमेगा घट रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी में या लीनियर एक्सेलरेशन में, तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो हो रहा होता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन या उसका कोई कंपोनेंट इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि हम एक सिंगल प्लेन की बात कर रहे हैं तो या तो अल्फा वेक्टर पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। तो यहां पर क्या होगा, अगर मेरा ओमेगा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा वेक्टर ओमेगा वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। एकदम सिंपल सी बात। तो अगर मेरा ओमेगा बेटा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, याद रखिएगा, तो ओमेगा तो यहां होगा और डेफिनेटली अल्फा वेक्टर नीचे आएगा। सो अल्फा वेक्टर इज डाउनवर्ड एंड ओमेगा वेक्टर इज अपवर्ड। ओके, अगर ओमेगा की डायरेक्शन तो ओमेगा की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकालते हैं। तो सिंपल बातचीत थी। चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। हाँ, यूनिट का डिस्कशन भी करते हैं। भाई यूनिट क्या होगी अल्फा की, एक बार ये भी देख लेते हैं बच्चों, यूनिट क्या होगी। तो आप लोग बताइए यूनिट क्या होगी। यूनिट यूनिट यूनिट, तो अल्फा की यूनिट क्या होनी चाहिए? दैट इज डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और डेल्टा ओमेगा क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। और डेल्टा टी अगेन चेंज इन टाइम, दैट इज सेकेंड। तो जो अल्फा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो ओमेगा, या फिर मैं कहूँ जो रेडियन होती है यानी कि एंगल जो होते हैं उसकी यूनिट तो होती है पर उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती बच्चे। तो अल्फा यहाँ पर हमारा हो जाएगा, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं तो 1, और सेकेंड की हो गई टी स्क्वायर। तो ये हो गया टी रेज टू दी पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल रिलेशन या फॉर्मूला ऑफ द अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आसान था। चलिए आइए इसके अब नोट्स देखते हैं बच्चों। द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अभी डिस्कस किया। डायमेंशनल फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अब अगर अल्फा जीरो है तब क्या होगा? अगर अल्फा जीरो है यानी कि कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमने लीनियर वाले केस में क्या पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो इसी तरीके से हमारे एंगुलर वाले यानी कि सर्कुलर मोशन में भी यही बातचीत रहेगी कि अगर मेरा अल्फा जीरो है और एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को याद रखिएगा, तो वहां पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि अल्फा अगर जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आगे की बातचीत देखते हैं बच्चों। हाँ, द मैग्नीट्यूड, सेम पॉइंट जो मैंने अभी बताया था, इफ द ओमेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा दैट इज द एंगुलर स्पीड अगर टाइम के साथ बढ़ रही है देन अल्फा इज डायरेक्टेड पैरेलल टू ओमेगा वेक्टर। बिल्कुल सही। अगर टाइम के साथ घट रही है तो हमारा ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, या दूसरे तरीके से कहूं तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा बच्चों वो हो जाएगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो फटाक से सारी की सारी ये बातें नोट कर लो और जो मैंने डायग्राम बनाए थे ना इसे भी बना लेना।
तो एक बार डायग्राम के लिए पॉज कर लो, फटाक से पॉज करके सारा नोट कर लेना। अब स्लाइड के लिए पॉज कर लो। आइए बच्चों जानते हैं कुछ और काइनेमेटिक्स में, अपनी सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में। तो देखते हैं हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, मोशन इन 1D में ही पढ़े थे हम लोग कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेटरी मोशन की जब बातचीत चल रही थी अपने सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो हमने तब उस समय क्या पढ़ा था, मोशन हमने अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ा था। तो वहां पर कुछ इक्वेशंस आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, साथ ही साथ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और पढ़ी थी nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या पढ़ा था, u प्लस 1/2 टू ए इंटू 2n-1। इस तरीके के हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े थे। क्या ऐसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए भी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो क्या सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वहां पर v था, यहां पर ओमेगा हो जाएगा। वहां पर v फाइनल वेलोसिटी था, यहां पर ओमेगा f फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, या ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं हम। ओमेगा नॉट को बच्चों कह रहे हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा हमारा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ये डिपेंड करता है कि या तो वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों केसेस पॉसिबल है, बट इट इज कांस्टेंट, ये हमारा हमें पता है बच्चे, ठीक है। अब साथ ही साथ थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो सारी चीजें वही हैं, तो सेम इक्वेशंस एग्जिस्ट करेंगे। इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जितना भी पढ़ाया है इस सबको बच्चे अच्छे से तैयार कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो देखते हैं आगे की बातचीत इसमें। तो बेटा ट्रांसलेशनल मोशन में हमने क्या पढ़ा था, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, वेयर वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन, टी इज द टाइम। तो इसी तरीके से सर्कुलर मोशन में भी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा, थीटा क्या है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम, 1/2 तो भाई सेम ही चीज है, क्या बताऊं मैं इसमें यार अल्फा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, अल्फा अपना है एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर ये ओमेगा की डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर ओमेगा की अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि टाइम के साथ हमारी एंगुलर स्पीड कम हो रही है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव लिया जाएगा। तो एकदम सिंपल सी बातचीत है बच्चे। इसी तरीके से आपकी जो आती है दूसरी, वो आती है, मतलब दूसरी नहीं, तीसरी, तीसरी क्या इक्वेशन, कुछ और मत समझना। तो तीसरी इक्वेशन बच्चे क्या आती है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर या थीटा या डेल्टा थीटा, वेयर थीटा और डेल्टा थीटा इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बहुत सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर सारी की सारी। और उसके बाद nth सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ओमेगा नॉट, और यहाँ पर ए की जगह अल्फा एंड 2n-1, सारी चीज़ें वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये है हमारा सेम का सेम एनालॉजी लग रही है यहाँ पर, देखिए सेम सारी चीज़ें जो लीनियर के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए वही सर्कुलर मोशन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन होने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बस मैं शीट दूंगा, सारी की सारी शीट लगा लेना, डाउट बता देना, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फटाफट बच्चे इसे नोट करो पॉज करके। तो बच्चे हम लोगों ने जैसे अभी खूब सारी एंगुलर क्वांटिटीज़ पढ़ ली, लीनियर क्वांटिटीज़ के भी बारे में जान गए, तो क्या इन दोनों क्वांटिटीज़ में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यही देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज़, दैट इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, और उसका कैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेशन है, यही देखना चाहते हैं, और कैसे ड्राइव करें उसको, तो ये समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड को हटा देता हूँ। सबसे पहला जो रिलेशन देखना चाहता हूँ मैं बच्चे, वो देखना चाहता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात इसी से शुरू करी थी, सारी युद्ध कहानी इसी से हुई थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एंगुलर नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है।
अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, तो एंगुलर की जैसी बातचीत आ गई तो वहां पर तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में चलना पड़ेगा। तो क्या कंसिडर कर रहे हैं, देखो एक ऑब्जेक्ट मेरा किसी सर्कुलर पाथ पे चला है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है इन दी कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इस तरीके से बच्चे मेरा एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा कुछ इस तरीके से है, ऐसे चल रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अब क्या हुआ, किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बेटा, ये मेरी क्या है बेटा, ये मेरी रेफरेंस लाइन है और ये मेरा ओरिजिन है ओ। इसका मैं टॉप व्यू देखूं तो किस तरीके से आएगा टॉप व्यू, तो वो भी देख लेते हैं। इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये ओरिजिन है और ये है रेफरेंस लाइन, ठीक है बच्चे। तो ये रेफरेंस लाइन है, ये ओरिजिन है। अब किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था। अब यहां पर जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। अब देखो क्या हुआ कि छोटे से टाइम इंटरवल dt के अंदर, dt क्या है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है बेटा, ये बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा कि बहुत छोटा, इनसिग्निफिकेंट टाइम इंटरवल, बहुत छोटा है। तो बेटा बहुत छोटे टाइम इंटरवल में इसकी पोजीशन हो गई बी, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत छोटा चलेगा। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वास्तव में इस आर्क का ही, यानी कि सर्कुलर पाथ का ही पार्ट हो जाएगा। देखो अगर ये मैं जैसे किसी सर्किल की बात करूं बेटा, इसका मैं बड़ा पार्ट लूं, यहां से यहां जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट और आर्क दोनों डिफरेंट रहे। लेकिन अगर मैं बहुत छोटा पार्ट ले लूं तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट और आर्क सेम चीज ही हो गए। ध्यान से देखिएगा, मैं अलग से बना दूं, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लूं तो आर्क जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, और जो आर्क है सर्किल की वो सेम ही दिखाई दे रही है। तो dt तो बहुत ही छोटा है, तो डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट मेरा ये डायरेक्शन में हुआ, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, अलग डायग्राम से बना के दिखा देता हूं मैं आपको बच्चे। यहां देखिएगा कि मेरा ये r पोजीशन वेक्टर है, ds वेक्टर कुछ इस तरीके से जो कि बहुत छोटा है और आर्क का ही पार्ट है, तो ds वेक्टर ये रहा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसका अगर मैं पूछूं आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जितना पोजीशन वेक्टर रोटेट कर गया, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ डी थीटा वेक्टर। अब डी थीटा वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये हमें देखनी होगी राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, फिर बी पे गया, ए पोजीशन पर था फिर बी पे गया, बी पोजीशन नॉट द वेक्टर वन, तो ये इसका ds वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चला जो d थीटा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, दैट इज d थीटा वेक्टर। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर। तो देखिए t इज इक्वल टू टाइम पर a पर था, t इज इक्वल टू dt टाइम पर, या बहुत आफ्टर dt टाइम ये b पर पहुंच गया, और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसका कितना हुआ है, ds हुआ है। अब ds वेक्टर हुआ कहाँ होगा, पहले रेफरेंस लाइन पे था, इस तरीके से यहाँ पर था, फिर छोटे से टाइम में ये यहाँ गया है, तो ds ये हुआ ना, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था, तो ds ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था तो ds की डायरेक्शन ये होगी। इसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो ds की डायरेक्शन ये होगी। d थीटा क्या है, राइट हैंड थंब रूल से ऊपर की तरफ, तो देखो ये है रिलेशन, ध्यान से देखना, d थीटा जो है ऊपर की तरफ है और ds इधर की तरफ है। कुछ और समझ में आ रहा है, यानी कि अगर मैं दिखाना चाहूँ बच्चे यहाँ पर डी थीटा वैक्टर, तो डेफिनेटली ये डी थीटा वैक्टर जो होगा आउट ऑफ द प्लेन होगा, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ होगा। ये होगा मेरा डी थीटा वैक्टर, ये होगा मेरा डी एस वैक्टर, और ये है मेरा पोजीशन वैक्टर। तो इतना तो समझ में आता है कि डी थीटा वैक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन के अंदर पोजीशन वैक्टर है, और ds यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। व्हाट इज ds, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है डी थीटा वेक्टर। सीधी सीधी बातें हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं। अब
मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं कि ds का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ds का मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड होगा जो इस आर्क की लेंथ होगी। तो इस आर्क की बेटा लेंथ क्या होगी, तो हमें ये डी थीटा है ना मैग्नीट्यूड में, तो इस आर्क की लेंथ कैसे पता चलती है, तो आर्क लेंथ बराबर यानी कि क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल। रेडियस कितनी है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज आर, और एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये आ गया डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया बच्चे, डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, डी थीटा की डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स को रखता हूं ये से, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करता हूं, तो थंब मेरा डीएस वेक्टर की डायरेक्शन दे रहा है। ध्यान से देखो, डी थीटा की डायरेक्शन में मैं फिंगर्स को रखता हूं और क्रॉस करता हूं पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में, तो थंब मेरा डीएस वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, यानी कि क्रॉस का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्योंकि सारी वेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। तो प्रोडक्ट हमें पता चल रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, सारे वेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। तो डीएस वेक्टर अपना आता है आर वेक्टर क्रॉस, नहीं नहीं आर नहीं, डी थीटा वेक्टर क्रॉस, डी थीटा वेक्टर, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर। तो बेटा ये आ गया आपका डी एस वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। है ना आसान, इंटरेस्टिंग है ना। तो बेटा इसे नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अभी इसी तरीके से हम देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। पहले स्लाइड देख लेते हैं इसकी क्या है, उसका नोट्स बना लो, पहले इसे पॉज करके डायग्राम बना लो बच्चे। अब इसके बाद स्लाइड देखते हैं। तो वी नो आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा एंड वी कैन एक्सप्रेस इट इन दी दिस सेम फॉर्म। तो ये ज़्यादा डिटेल्ड है आपका, इसे नोट कर लो अच्छे से, स्लाइड में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, तो नोट कर लो पॉज करके। तो बच्चों अभी हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच के रिलेशन को जाना। अब जानते हैं लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को। क्या डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान है। सेम जैसे ही हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जाना, वैसे ही हम समझ जाएंगे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच के रिलेशन को। तो देखिए किस तरीके से समझना है। तो पहले हेडिंग देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, ये हो गई बातचीत। तो क्या रिलेशन है, तो अगेन मैं समझा रहा हूं सारी बातों को। अगेन एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो ऐसा होगा, और इसका ओमेगा वेक्टर यहाँ होगा। डेफिनेटली कोई समस्या की बातचीत नहीं, ओमेगा वेक्टर। और किसी इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ होगा। वेलोसिटी वेक्टर यहाँ होने का थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ, वरना आप कहोगे कि सर ये तो पैरेलल हो गया। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से है। ये आपका क्या है बच्चे, वेलोसिटी वेक्टर, नॉट आर वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर इस इंस्टेंट पे ये है आर वेक्टर, और ये आपका क्या है, ओमेगा वेक्टर। और ऑब्जेक्ट चल रहा है कुछ इस तरीके के सर्कुलर पाथ पर। इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, फ्रंट तो है ही भाई, टॉप व्यू कैसा बनेगा, तो टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू के लिए एक सर्किल कंप्लीट ऐसा दिखाया, और डेफिनेटली आपका जो ऑब्जेक्ट है टेंजेंशियली चल रहा होगा। इस समय जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी पाथ के, वी वेक्टर कुछ इस तरीके से। पोजीशन वेक्टर, टेंजेंट थोड़ी सी तिरछी है, सीधी कर देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड यू। नाउ दिस इज टेंजेंशियल, और आपका आर पोजीशन वेक्टर है बेटा, वो ये होगा, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। वी वेक्टर कुछ इस तरीके से, और ओमेगा वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन होगा कुछ इस तरीके से। ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, तो डेफिनेटली इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। अब मैं देखना चाहता हूँ इनमें क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा था बेटा डी एस वेक्टर इज इक्वल टू आर, नहीं, डी थीटा, डी थीटा क्रॉस आर वेक्टर। अगर मैं दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, डी एस वेक्टर बाई डी टी, डी थीटा वेक्टर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर, यही मिलेगा ना बच्चों मुझे।
तो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, मैं से ब्लैक मार्कर से अगेन लिख देता है, ds वेक्टर अपॉन dt डी थीटा वेक्टर अपॉन dt क्रॉस r वेक्टर, ये मिला ना। What is this term ds vector by dt? It is the rate of change of displacement. It is the rate of change of displacement which is known as the velocity. Which one? Linear one. d theta vector by dt. It is the rate of change of angular displacement. तो ये हमारा ओमेगा हो गया और इसमें कोई रेट नहीं है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर। सो लीनियर वेलोसिटी ये हो गई, ds वेक्टर बाई डी टी इज द लीनियर वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी नॉट द वेक्टर वन, एंड दिस इज द हमारा ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या ये वास्तव में सारी चीजें सेटिस्फाई कर रहा है? आइए देखते हैं। ओमेगा क्रॉस आर, यही है ना, ये क्या आया, ds वेक्टर इज द वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v वेक्टर क्या है हमारा? v वेक्टर है ds वेक्टर बाई dt। बेटा ये जो मैंने केस डिस्कस किया है सिंपल एक प्लेन के अंदर, जो आपके सिलेबस का पार्ट है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। 3D रोटेशनल मोशन की बातचीत नहीं है। 3D रोटेशन मतलब एक ऐसे 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 रोटेशन वाला नहीं है, सिंपल एक प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, तो v वेक्टर आपका ds वेक्टर बाई dt हो गया, d थीटा वेक्टर अपॉन dt वेक्टर क्या हो गया अपना, ओमेगा वेक्टर हो गया, और r वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो गया। r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन को देख रहा है? देखो ओमेगा क्रॉस आर करोगे v की डायरेक्शन आ रही है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर v की डायरेक्शन आ रही है। यहां से देखो ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, मैंने पहले ही बताई थी। ओमेगा क्रॉस आर जैसे ही करोगे बच्चे, तो ओमेगा क्रॉस आर थंब मेरा पैरेलल है वेलोसिटी वेक्टर के, तो डेफिनेटली मेरा ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहे तो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखिए हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर होगा बेटा वो होगा ओमेगा आर एंड साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड द आर। तो ओमेगा देखिए डेफिनेटली इस तरीके से है, ओमेगा मेरा बाहर की तरफ है और आर मेरा इस तरीके से, तो बीच का एंगल बनता है 90। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, थीटा की जगह 90 रख देंगे, थीटा इज इक्वल टू 90, और किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो जो कि 90 है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड वाइज मेरा वेक्टर v इज इक्वल टू हो गया ओमेगा आर। तो इसको भी याद रखना है हमें, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर इसी तरीके से याद रखना, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट में निकालने में दिक्कत ना रहे। क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूले में ओमेगा क्रॉस आर बोल दोगे, मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में ओमेगा आर बोल देना, तो सिंपल बातचीत है एकदम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो फटाक से नोट करो, फिर इसकी स्लाइड का डिस्कशन करते हैं। आइए बच्चे स्लाइड डिस्कस करते हैं इसकी। तो क्या आप लोगों को थ्योरी लिखनी है तो ध्यान से देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसा कि पहले वाले केस में देखा था हमने, क्या देखा था वहां पर, हमने देखा था ds इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज आर डी थीटा आया था, क्योंकि ds अपनी क्या थी, आर्क लेंथ थी सर्किल की, क्योंकि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट था। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और आर्क सेम चीज हो गई थी। तो ds हमारी आर्क लेंथ थी, और आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल बिटवीन दीज टू रेडियस पोजीशन, रेडियल पोजीशन जो भी है। अब इसके बाद इतना तो सभी जानते हैं। अब बेटा अगर दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ds बाई डी टी, इधर मिलेगा मेरा p थीटा बाई डी टी इंटू आर, और ds बाई डी टी हो गई वेलोसिटी, या मैं कह सकता हूँ स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और r मेरा जो रेडियस है उस सर्कुलर पाथ की, और ओमेगा हो गई एंगुलर स्पीड। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड वाइज ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो वेक्टर वाले फॉर्म में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड की चिंता ही क्या है भाई अपने को, तो देख लो वेक्टर वाला रिलेशन।
तो वेक्टर वाला रिलेशन कुछ इस तरीके से, अगेन दोनों तरफ dt से डिवाइड करा तो ds बाई dt इज इक्वल टू वेक्टर v and d theta vector by dt is the omega vector. So v is equal to omega cross r and the above formula is links the linear velocity and angular velocity in the vector form. तो ये था रिलेशन। अब हमने वेलोसिटी का डिस्कशन कर लिया, अब बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो जो आपका अगर जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी। तो पहला मैं बात करता हूं, अगर ऑब्जेक्ट सिंपल हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो हमारा सीबीएसई का पार्ट है उसको डिस्कस करता हूं, या नीट का पार्ट है उसको डिस्कस कर रहा हूं। when our object is moving in uniform circular motion, what does it means? It means its speed is constant during the whole motion along the circular path। जो भी आपका है इस सर्कुलर पाथ पे जब ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इस पे एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। अब अगर स्पीड को चेंज कर रहा होगा यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये दोनों चीजें जाननी है। तो सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं, स्लाइड को गायब करते हैं भाई। सबसे पहले की बातचीत सुनिए कि बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है और उसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, तो डेफिनेटली उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। अगर टाइम के साथ घट रही है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि मुझे बात समझ में आई कि अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंशियल हैं एक दूसरे के, यानी कि पैरेलल हैं, तो उस केस में वेलोसिटी बढ़ रही होगी। और अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो मेरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा। अब बच्चे अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो स्पीड बदल ही नहीं रही होती। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट सिंपल एक स्ट्रेट, मतलब नॉट स्ट्रेट वन, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है बट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। तो क्या मेरा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा? सवाल है मेरा, क्या नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा? जवाब है नहीं। देखो, वेलोसिटी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि पहले बोला, वेलोसिटी एक बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर की या तो डायरेक्शन बदले या उसका मैग्नीट्यूड बदले या दोनों बदल जाएं, या दोनों में से कोई एक चीज बदल जाए तो हम कहेंगे वेक्टर में चेंज होगा। और वेक्टर में अगर चेंज हुआ यानी कि डेल्टा वी वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा, जो है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता होगा। यहां पर जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है बेटा, तो इस केस में हर टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा बेटा, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पर जो होगा जब पोजीशन, और यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन अगेन टेंजेंशियल टू द पाथ। यानी कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर की जो बेटा डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर चेंज हो रही है तो डेफिनेटली कोई एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अब मैंने बताया था कि वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं होगी, यानी कि क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड जो है स्पीड है और स्पीड कांस्टेंट है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर के टेंजेंशियल यानी कि पैरेलल एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहाँ रहा होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही हमारा जो वेलोसिटी है या मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई भी एक्सेलरेशन होता है उसके दो वेक्टर कंपोनेंट हो सकते हैं। कोई भी एक्सेलरेशन बेटा एग्जिस्ट करता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर ये है और एक्सेलरेशन वेक्टर ये है, तो इस एक्सेलरेशन वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं बेटा। पहला कंपोनेंट वो कंपोनेंट होगा जो अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर होगा, दैट इज इसे हम बोलेंगे ए टेंजेंशियल, दैट इज टेंजेंशियल टू द वेलोसिटी वेक्टर। और दूसरा जो होगा वो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, इसे हम ए नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। हम ए वेक्टर को, भाई दो कंपोनेंट है तो कंपोनेंट से ही मिलकर वेक्टर बना है, तो ए नॉर्मल वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर बोल सकते हैं। ए टेंजेंशियल वेक्टर डेफिनेटली क्या है,
वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो इसका काम क्या होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना। तो ए टेंजेंशियल का क्या काम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज दी, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज दी magnitude of velocity, that is speed, ठीक है। और ए नॉर्मल किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ए नॉर्मल वेक्टर जो होता है यानी कि एक्सेलेरेशन वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डेफिनेटली क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है और इसके परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अगर ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मैं इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में बच्चे हमारा क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। तो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊंगा तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी यही होगी, तो डेफिनेटली इसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर, अगर मैं कुछ ऐसा तिरछा लगाता हूं तो स्पीड भी बढ़ती। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो फोर्स का एक कंपोनेंट मदद कर रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट आ गया यहाँ पर। अगर मैं बच्चे फोर्स परपेंडिकुलर लगाऊं मोशन के, डेफिनेटली स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस समय बच्चे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आइए बच्चों देखते हैं इस लेडी बग का मोशन। तो ये लेडी बग जो है भाई, ये कीड़ा जो है, क्या लेडी बग बार बार बोलना, ये कीड़ा जो है आप देख रहे हो कि एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, जिसे ग्रीन कलर के एरो से दिखाया है, आप देखिए इस वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, और साथ ही साथ इस वेलोसिटी वेक्टर की जो पोजीशन है, मैं क्या कहूँ डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ दैट सर्किल। यानी कि अगर इस पाथ किसी भी इंस्टेंट पे मैं टेंजेंट खींचूं, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। अब देखते हैं कि अगर मैंने जैसे आपको बात बताई थी कि अगर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जो इसके एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन में तो चेंज है, इसलिए वेलोसिटी में चेंज मानेंगे, इसका मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो जस्ट परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी होगा, या मैं कहूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं आपको अब दोस्तों दिखाने जा रहा हूं इसका एक्सेलरेशन वेक्टर। तो दिल थाम के बैठ जाइए एक्सेलरेशन वेक्टर देखने के लिए, और देखिए एक्सेलरेशन वेक्टर। तो बिल्कुल सही, क्या ये परपेंडिकुलर है, आप कैसे मानोगे, चलो दोनों वेक्टर देख लो। Now, see this. The acceleration vector is perpendicular and it is always towards the center of the circle, and due to this is also known as centripetal acceleration, because the centripetal means that center seeking, and this acceleration is always towards the center, so it is center seeking acceleration. तो बेटा ये है आपका सेंटर सीकिंग एक्सेलेरेशन। और अगर मैं इसका पाथ आपको डॉटेड से दिखाना चाहूँ तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये एकदम मोशन, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो इसी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंटली ये मूव कर रहा है। तो वापस अपने बैक टू द टॉपिक चलते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, और इसलिए मजा आया तो यार जल्दी से कमेंट में बताना बाय। और हमेशा कुछ इस तरीके से रहे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहे, एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहे, तो हर इंस्टेंट पे बस डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिसे हम टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। नॉर्मल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये डेफिनेटली बात है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर बच्चे आपके जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। तो यहां पर देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज स्पीड। सो डेफिनेटली उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और केवल कौन सा बचता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो हमारा
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हो रहा होता है, ये वाला केस चल रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी वेक्टर के एक परपेंडिकुलर वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर रहता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहती है, या फिर मैं कहता हूँ रेडियस के अलॉन्ग रहती है। और ये हमेशा यानी कि कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ पर है और एक्सेलरेशन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझे, सारी बातें क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, जो हमेशा इसकी डायरेक्शन को देखो आप शिफ्ट कर रहा है। इधर आ भाई, इधर आ भाई, इधर आ, हमेशा इस तरीके से कर रहा है। पर क्या एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में? नो। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट रहता। तो ये पॉइंट है। हमेशा देखो एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ है। तो आप देखिए ये एक तरीके से अपने सेंटर की तलाश में, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है सेंटर की तलाश में है, यानी कि ये सेंटर सीकिंग वेक्टर हो गया। और सेंटर सीकिंग वेक्टर को ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे? सेंट्रीपिटल वेक्टर या सेंटर सीकिंग वेक्टर इज सेंट्रीपिटल वेक्टर। और यहां पर बेटा है आपका एक्सेलरेशन, तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक, so and this acceleration vector is known as centripetal acceleration. The reason is that the direction of this acceleration vector is always towards the center of that circular path. इसलिए या सेंटर सीकिंग, हम इसे क्या बोलते हैं, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई रिलेशन है, ये देखना चाहते हैं। तो क्या है सेंट्रीपिटल और क्या है टेंजेंशियल, इसकी थ्योरी कुछ पढ़ लेते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बच्चे समझ ली है, तो फटाक से देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी, ओ अगेन रिपीट। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सो टेंजेंशियल एंड रेडियल, जिसे मैंने बोला नॉर्मल, या फिर मैंने बोला आपका रेडियल या नॉर्मल, और दूसरा है टेंजेंशियल, सेम बात है यार। तो इन द सर्कुलर मोशन द सर्कुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म कंसिडर नहीं कर रहा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बातचीत में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, पहले नॉन यूनिफॉर्म की भी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर मैं, ये पहला केस खत्म हो गया, अब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म, ये ब्लैक से ज़्यादा अच्छा आएगा, सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक ऑब्जेक्ट हमारा जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कुछ इस तरीके से चल रहा है ऑब्जेक्ट, बट इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। मैंने मान लिया स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली उस केस में क्या होगा, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी वेक्टर में एक्सेलरेशन का कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होगा, तभी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉन जीरो, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर भी है, तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बेटा, इट एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी वेक्टर, जो इसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। देखो आप ध्यान से यहाँ पर, तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है या रेडियल एक्सेलरेशन बोलूँ, ये रेडियल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के चेंज लाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ए नॉर्मल भी जीरो नहीं होगा। तो डेफिनेटली जब आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर के अलोंग नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना। देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीबीएसई में नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसको देखते हैं। तो ये देखिए आपका पहले वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ इस तरीके का रहा होगा, लाइक दिस इज आवर एक्सेलरेशन वेक्टर। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो टेंजेंशियल है वेलोसिटी के, जिसकी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहा। साथ ही साथ एक कंपोनेंट है जो नॉर्मल है, इसकी वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रही और हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है वेलोसिटी की, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर की। तो हमें बच्चे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें समझ में आती है। तो अब देखते हैं हम अपना स्लाइड्स को। तो इन दी सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म की बातचीत चल रही है अभी। In the non-uniform circular motion, the acceleration of the particle can be resolved into two components that are along the radius and one along the tangent to its path, that is in the direction of velocity vector. The component of the radius is called normal acceleration or radial acceleration. A n is the normal acceleration or radial acceleration. Diagram यही वाला छाप देना बढ़िया से। On the component along the tangent direction is called tangential acceleration. Next बातचीत सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अभी डिस्कस किया था। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। देयर इज ऑलवेज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी इसके रिलेटेड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेरिएबल बिकॉज इट चेंजेस इट डायरेक्शन, हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो आप कहोगे कि सर डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ ही है, कांस्टेंट रही नहीं। अगर आप देखो तो पहले ऐसे डायरेक्शन थी, फिर यहाँ पहुंचा तो ऐसे डायरेक्शन है, यहाँ गया तो ऐसे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। वो बात अलग है कि ये सेंटर की तरफ ही हर इंस्टेंट पे जा रहा है। ठीक है, तो आगे की बातचीत देखिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक, आगे देखिए। Tangential acceleration, when a particle moves in a curve, the magnitude of its velocity, that is the speed, that is the speed of the particle may changes since the velocity changes its magnitude along the tangent to its path। भाई velocity का magnitude इसके tangential तो चलेगा, तो क्या होगा, the rate at which the magnitude of velocity changes along the tangent is called tangential acceleration। यानी कि velocity vector का जो magnitude है किस रेट से चेंज हो रहा है, ये हमें बताता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। या फिर मैं दूसरे शब्दों में मैंने वही कहा कि इफ देयर इज एनी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड ऐसे बढ़ रही होगी, शुरुआत वाली बातचीत वही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, पॉइंट याद रखना, नॉट द वेलोसिटी वेक्टर, याद रखना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सीबीएसई में यू कैन स्किप दिस पार्ट। इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सीबीएसई और स्कूल एग्जाम यू कैन स्किप दिस पार्ट। सो लेट अस कंटिन्यू, हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों कि अगर आपका, हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट यहां पर आया तो इसी की वजह से चेंज हुआ। बिल्कुल बात सही है, नॉर्मल, भाई वही बातचीत कि x वाले को y से मतलब नहीं होता और y वाले को x से, यानी कि अगर परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग एक्सिस पर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल ही रिस्पॉन्सिबल स्पीड के चेंज के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू द टेंजेंशियल वेक्टर, या ये वाली बात भी कही जा सकती है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मे चेंज सिंस द वेलोसिटी चेंज इट्स मैग्नीट्यूड अलोंग द, मतलब मैग्नीट्यूड तो उसी के अलोंग चेंज होगा ना, है ना। तो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ the rate at which the magnitude of velocity changes along the tangent is called tangential acceleration। so कैसे लिखेंगे tangential acceleration को, आइए देखते हैं। तो मैंने बताया the rate of change of speed, tangential acceleration का मैग्नीट्यूड क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू दी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो इसे फटाक से छाप लीजिए सारे डायग्राम को, मैं बोर्ड क्लीन करके और बातचीत करता।
बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जिसमें हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और स्पीड के बीच का रिलेशन डेवलप करेंगे। एक रिलेशन तो डेवलप पहले से ही है, हम इसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातचीत नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, अगर वीडियो पसंद आई तो छटाक से कमेंट में बताओ यार मुझको। आप लोगों के कमेंट नहीं आते तो मेरा मोटिवेशन नहीं बनेगा, तो जल्दी से मोटिवेट करिए मुझे और खुद भी मोटिवेट रहिए। बाकी मैं चलता हूँ, जय हिंद।